अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू क्रिएटिव बाबर एंड वेलकम टू डे 3 ऑफ 7 डेज वन स्टॉक लर्निंग चैलेंज। दोस्तों डे 2 के अंदर हमने डेटाबेस के अंदर डाटा को इंसर्ट करने का जो बैकएंड का कोड था वो हमने लिख लिया था। अब डे 3 के अंदर हम क्या करेंगे, रिएक्ट जेएस को सेटअप करेंगे, उसके साथ हम फ्रंट एंड की लेआउट बनाएंगे और साथ में हम फॉर्म बना के डेटाबेस के अंदर डाटा को इंसर्ट करवाएंगे। तो इसके अंदर हम सबसे पहले डिज़ाइन एंडिंग पेज, हम जो फर्स्ट पेज हमारा उसको डिज़ाइन करेंगे, उसके बाद हम फॉर्म को क्रिएट करेंगे, फिर हम APIs को क्रिएट करके, क्योंकि हमारा API का वर्क होना है बैकएंड को और फ्रंट एंड को मिलाने के लिए, APIs को भी क्रिएट करेंगे और फॉर्म के थ्रू डाटाबेस के अंदर डाटा को इंसर्ट भी करवाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट। दोस्तों लास्ट वीडियो के अंदर हमने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया था, जिसके अंदर हम डाटा को ऐड करने के लिए जितना भी बैकएंड का कोड था वो सारा हमने लिख लिया था। ये सारा कोड आपके सामने मौजूद है। अब आपने क्या करना है कि हम रिएक्ट जेएस के ऊपर काम करेंगे, जिसके अंदर हम उस प्रोफाइल का फ्रंट एंड बनाएंगे, जिसके अंदर हमारे पास पेजेस होंगे, फिर डाटा को ऐड करने के लिए फॉर्म बनाएंगे और उसकी मदद से डाटा को ऐड भी करेंगे। अब वो सारा काम हमारा होना है रिएक्ट जेएस के अंदर, तो इसको अभी मैं फ़िलहाल के लिए क्लोज कर देता हूँ और यहाँ पे हम अपने टर्मिनल के अंदर आएंगे और यहाँ पे नेविगेट कर लेना है आपने फ्रंट एंड को। मैंने ऑलरेडी यहाँ पे कर दिया है। सिंपली आपने यहाँ पे CD और फ्रंट एंड लिखना है और आप फ्रंट एंड फोल्डर के अंदर नेविगेट कर जाओगे। अब इसके अंदर आपने सिंपली लिखना है npm रन और div और आपका जो रिएक्ट जेएस सर्वर है वो स्टार्ट हो जाएगा। अब उसके बाद आपने आ जाना है src फोल्डर के अंदर। अब src के अंदर हमारे पास 3 फाइल्स पहले से मौजूद हैं, जिसके अंदर main.jsx, app.jsx और app.css। हमने क्या करना, हमने src के अंदर एक और फोल्डर बनाना है जिसको हम नाम दे सकते हैं कंपोनेंट एसेट्स, जो भी आप देना चाहो। तो मैं इसको नाम दे दूंगा कंपोनेंट। अब कंपोनेंट के अंदर हमारा जो पहला कंपोनेंट होगा वो होगा हमारे पास नेविगेशन बार। तो उसके लिए यहाँ पे मैं फोल्डर लूँगा नैव बार। अब नैव बार और इसके साथ एक और हम फोल्डर क्रिएट करेंगे, वो हम इसके अंदर क्रिएट करेंगे ब्लॉग का। अब जितना भी हमारा कोड होगा वो होगा मतलब ब्लॉग के लिए। तो हमारे पास कुछ पेज होंगे पोस्ट को क्रिएट करने के लिए, एक पेज होगा हमारे पास पोस्ट को अपडेट करवाने के लिए, और एक हमारे पास मेन पेज होगा जिसके ऊपर हमारे पास तमाम पोस्टें आ रही होंगी, और एक हमारे पास स्टाइलिंग की फ़ाइल होगी। वो सारा कोड जो है, वो सारी जो फाइल्स हैं हम ब्लॉग वाले फोल्डर के अंदर रखेंगे। अब कंपोनेंट के अंदर हम एक और फोल्डर क्रिएट करेंगे जिसको हम नाम देंगे API एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। अब इसके अंदर हमने क्या करना है, इसके अंदर हम अपनी जितनी भी APIs हैं, मतलब ये हमारा फ्रंट एंड है और बैक एंड हमारा Node.js के साथ है। अब Node.js और React JS को कनेक्ट करने के लिए हम APIs का इस्तेमाल करते हैं। अब उन APIs के साथ काम करने के लिए हम जितना भी कोड लिखेंगे वो सारा इस फोल्डर के अंदर हम लिखेंगे। तो आपके पास ये 3 फोल्डर भी बन गए। अब सबसे पहले आएंगे हम नैव बार के अंदर। अब नैव बार के अंदर हम एक फ़ाइल क्रिएट करेंगे जिसको हम नाम दे सकते हैं navbar.jsx। तो मैं इसको नाम दूंगा navbar.jsx। अब इसके साथ एक और फाइल क्रिएट करेंगे जिसको हम नाम देंगे navbar.css। अब उसके बाद आपने आ जाना ब्लॉग वाले फोल्डर के अंदर। इसके अंदर हम फाइल क्रिएट करेंगे जिसको हम नाम देंगे blog.jsx। इसका जो फर्स्ट लेटर वो हम कैपिटल कर देंगे, blog.jsx। अब इसके अंदर क्या होगा, हमारा जो फ्रंट एंड का कोड है वो सारा इस कंपोनेंट के अंदर होगा। अब एक और फाइल क्रिएट करेंगे जिसको हम नाम देंगे न्यू पोस्ट। अब कोई भी आपने न्यू पोस्ट क्रिएट करनी है तो उसके लिए हम जो फोल्डर लेंगे, फाइल लेंगे, उसका हम नाम रख देंगे न्यू post.jsx। अब उसके बाद एक और हम लेंगे जिसके अंदर हमने पोस्ट को अपडेट करना है, तो उसको मैं दे दूंगा edit.jsx, edit post.jsx। अब एक और फाइल क्रिएट करेंगे जिसके अंदर हम लेंगे पोस्ट की सारी डिटेल्स, मतलब सिंगल पोस्ट व्यू, जिसके ऊपर हम किसी भी पोस्ट को क्लिक करेंगे और उस पोस्ट की सारी डिटेल हमारे पास आ जाएगी। तो उसका हम नाम देंगे पोस्ट details.jsx। अब इसके बाद एक और हमारे पास होगा पोस्ट को डिलीट करने के लिए, लेकिन वो हम उधर ही क्यूरी की मदद से कर सकते हैं। तो सेम हमारे पास आ गया blog.jsx और उसके बाद आ गया edit post.jsx, new post.jsx और post details.jsx। अब इन सबको स्टाइल करने के लिए हम फाइल लेंगे blog.css। वैसे तो आप पता क्या होता है कि जितने भी कंपोनेंट्स हैं, हर कंपोनेंट को हम अलग अलग फोल्डर के अंदर रख के और हर की अलग अलग CSS की फाइल भी रखते हैं। चूँकि हमारा इतना ज़्यादा स्टाइलिंग का कोड है नहीं, ज़्यादा जो हमारा कोड है वो हमारा बैकएंड का ही है, फ्रंट एंड का कोड भी थोड़ा ही है। इसलिए मैं एक ही फाइल इसके अंदर लूँगा, उसी फाइल के अंदर मैं सारा कोड लिख दूँगा और आप लोगों को सारी समझ भी आ जाएगी। अब आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी कि मैं किस तरह से चीज़ों को क्रिएट कर रहा हूँ।
अब सबसे पहले हम आ जाएंगे नैव बार के अंदर और जितना भी नैव बार का कोड है वो हम सारा लिख लेते हैं। तो मैं आ जाऊँगा navbar.jsx के अंदर। अब यहाँ पे मैं कंपोनेंट क्रिएट करूँगा। तो यहाँ पे ये मेरे पास एक शॉर्टकट की है, अगर हमारे पास चल गई तो मैं यहाँ पे इंपोर्ट रिएक्ट फंक्शनल, यहाँ पे शायद ये वाला, अच्छा ये आई थिंक नहीं आ रहा, तो मैं इसको सारे को मैन्युअली लिख लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे इंपोर्ट रिएक्ट डाल लूँगा। उसके बाद मैं यहाँ पे कांस्टेंट लूँगा जिसको मैं नाम दे दूँगा नैव बार, या हमारे पास आ गया नैव बार, और रिटर्न के अंदर हम लगा देंगे नैव बार। ठीक हो गया। अब इसके अंदर हम एक लेंगे डिव जिसको हम क्लास लगा देंगे नैव बार, और इस नैव बार के अंदर हम दे देंगे एक डिव जिसके अंदर हमने लोगो रखना है। तो मैं यहाँ पे डिव और इसके अंदर h2 का टैग लगा के और लोगो लिख दूँगा। अब इस डिव के नीचे एक और डिव लेंगे जिसके अंदर हमने नैव बार लगानी है। तो मैं इंस्टेड ऑफ डिव में डायरेक्टली नैव का जो टैग है वो इस्तेमाल कर लेता हूँ। फिर इसके अंदर हम लेंगे यूएल, और यूएल के अंदर हम लेंगे एल और एल के अंदर लेंगे ए का टैग, और ए के टैग के अंदर जो हमारे पास फर्स्ट मेन्यू होगा उसको नाम दे दूंगा मैं होम, और इसका जो URL है वो मैं सिंपली इंडेक्स कर दूंगा इस तरह से। और सेकंड हमारे पास होगा राइट पोस्ट के लिए, तो यहाँ पे लिख दूंगा एल और एल के अंदर ए का टैग, और ए के टैग के अंदर इसको मैं नाम दे दूंगा राइट, इसका URL राइट दे दिया, और यहाँ पे हम कर देंगे राइट पोस्ट। ठीक हो गया। अब हमारे पास नैव बार भी लग गई। अब इसको हमने एक्सपोर्ट कर लेना है एज डिफ़ॉल्ट। मैं इसको कर दूंगा एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट नैव बार। यहाँ तक हो गया। अब आपने आ जाना है app.jsx के अंदर। अब app.jsx के अंदर चूंकि हमने लगानी है कंपोनेंट को नेविगेट करने के लिए डिफरेंट मेथड, हमने इस तरह से तो नहीं करना कि सारे कंपोनेंट्स को एक ही दफ़ा कॉल करवा दें, हमने क्लिक के ऊपर मतलब जिस तरह से पेजेस होते हैं। अब React.js के अंदर हम नॉर्मल वे में पेजेस क्रिएट नहीं कर सकते। इसके अंदर पेजेस क्रिएट करने के लिए हम एक प्लगइन का इस्तेमाल करते हैं जिसके अंदर हमारे पास वही कंपोनेंट्स होते हैं, हम उन कंपोनेंट्स को एज अ पेज यूज़ कर सकते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पे आएंगे CD और फ्रंट एंड, इसके अंदर हमने नेविगेट किया, और इसके अंदर हमारे पास प्लगइन है जिसको हम बोलते हैं React Router DOM। तो हम यहाँ पे लिखेंगे npm इंस्टॉल React Router और DOM, और इसके साथ हम Axios प्लगइन को भी इंस्टॉल कर लेंगे। अब Axios हमने क्यों करना है? Axios प्लगइन हमारे पास होता है APIs के साथ काम करने के लिए। फ्रंट एंड से हम API को क्रिएट करते हैं, उस फ्रंट एंड से हम बैक एंड से डाटा लेते हैं, डिलीट करवाते हैं, अपडेट करवाते हैं, या हम क्रिएट करवाते हैं, कोई भी फंक्शनैलिटी परफॉर्म करवाते हैं। तो उसके लिए हम Axios का भी इस्तेमाल करते हैं और Fetch API का भी इस्तेमाल करते हैं। अब Fetch API आपके पास हर जो मतलब जावास्क्रिप्ट टेक्नोलॉजी है उसके अंदर मौजूद है, लेकिन हमने Axios का इस्तेमाल करना है। इसके अंदर आपके जितने भी एरर्स हैं वो सारे खुद ही ये रिजॉल्व कर लेता है। उसके बाद आपने इसको इंटर कर देना है। इंटर करोगे थोड़ी देर के अंदर ही आपके पास जितने भी प्लगइन्स हैं, चाहे React Router DOM और Axios, दोनों आपके पास इंस्टॉल हो जाएंगे। तब तक इसके अंदर मैं सारा कोड लिख लेता हूँ। अब इसके अंदर हमारे पास React Router DOM है, तो इसके अंदर सबसे पहले मैं जो नैव बार है उसको इंपोर्ट कर लूँगा। तो सिंपली ऊपर मैं लिखूँगा नैव बार को इंपोर्ट किया, और ये नैव बार जो कंपोनेंट है इसको मैं लगा लेता हूँ यहाँ पे। नैव बार कंपोनेंट भी यहाँ पे लगा दिया। अब सेव करके पहले हम अपने जो पेज है उसके अंदर चेक कर लेते हैं इस URL के ऊपर कि हमारे पास आया कि ये हमारा जो कोड है वर्क कर रहा है कि नहीं। तो मैं फॉलो लिंक कर लूँगा, और ये हमारे पास हमारी ऐप ओपन होगी। अब इसके अंदर सिर्फ हमारे पास स्टाइलिंग नहीं है, तो स्टाइलिंग करने के लिए मैं आ जाऊँगा वापस से navbar.jsx के अंदर, और इसके अंदर ये जो हमारे पास स्टाइलिंग की फाइल है इसको मैं कर लूँगा इंपोर्ट। तो यहाँ पे हम सिंपली लिखेंगे इंपोर्ट navbar.css। अब जो navbar.css है इसके अंदर हमारा कोड होना है नैव बार का कोड मैंने इतना ज़्यादा नहीं लिखा। सबसे पहले मैं स्टार मार्क लगा के जितने भी मार्जिन पैडिंग्स है वो 0 कर देता हूँ, बल्कि उसको हम कर देते हैं app.css के अंदर। यहाँ पे स्टार मार्क हम लगा देंगे, मार्जिन हम उसको कर देंगे यहाँ पे 0, उसके बाद पैडिंग इसका हम कर देंगे 0, और साथ में कर देंगे उसको बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स। ठीक हो गया। टेक्स्ट डेकोरेशन इसको हम कर देंगे नन, और साथ में लिस्ट स्टाइल जो हम कर देंगे इसको नन, ताकि जितने भी ये डिफ़ॉल्ट स्टाइलिंग होती है वो सारे ख़त्म हो जाए जो हमें हर टैग के ऊपर मैनुअली करनी पड़ती है। अब डायरेक्टली जो हमारे पास नैव बार की क्लास है उसको हम यहाँ पे स्टाइल कर सकते हैं। इस नैव बार को यहाँ से पकड़ा, आएंगे navbar.css के अंदर, और इसके अंदर नैव बार को लिया, सिंपली इसके अंदर हम कर देंगे इसको डिस्प्ले फ्लैक्स जस्टिफाई कंटेंट स्पेस अराउंड, या स्पेस बिटवीन जो भी करना चाहो, लेकिन स्पेस अराउंड आप लगा दो। अलाइन आइटम आप इसको कर दो यहाँ पे सेंटर, और उसके बाद बैकग्राउंड कलर आप इसका 333 कर दो। फिर उसके बाद फ़ॉन्ट कलर इसका हम कर देंगे यहाँ पे वाइट, और फिर उसके बाद हम इसको कर देंगे पैडिंग से हम कर देंगे 10 पिक्सल किया, सेव करा,
और अब इसको रीलोड किया तो ये हमारे पास आ गया। अब इसके अंदर हमारे पास LI है और ये मेन्यूज़ है, इनको स्टाइल करना है। तो इनको स्टाइल करना भी बहुत सिंपल है। हम सिंपली यहाँ पे नैव बार लिखेंगे, नैव बार के अंदर नैव का टैग, उसके अंदर हमारे पास आ गया LI का टैग, और LI के टैग के अंदर हम कर देंगे इसको डिस्प्ले इन लाइन ब्लॉक, और उसके बाद पैडिंग इसको हम दे देंगे यहाँ पे 0 और साथ में हम देंगे 10 पिक्सल ताकि साइडों पे स्पेस बन जाए। फिर इसके अंदर हमारे पास A का टैग है, उसको हम स्टाइल करेंगे यहाँ पे नैव, और फिर LI के अंदर A का टैग, और A के टैग के अंदर हम इसको कर देंगे कलर वाइट। सेव करा और यहाँ पर रीलोड करा तो ये हमारे पास आ गया होम राइट, और ये लोगो भी हमारे पास स्टाइल होगा। तो हमारे पास डिफरेंट जो है वो मेन्यूज अच्छे से स्टाइल हो गए इस तरह से, ठीक हो गया। अब आ जाते हैं हम अपने app.jsx के अंदर। अब app.jsx के अंदर आप सबसे पहले जो आपके पास react.dom है आप उसको लगाओगे ताकि आप अपने जो मेन्यूज़ हैं उनको लगा सको। तो मैं यहाँ पे सिंपली क्या करता हूँ, इस नैव बार को भी ऐसे लगाने देता हूँ, इसके नीचे यहाँ पे लगा देता हूँ इंपोर्ट, और इंपोर्ट के अंदर आप सबसे पहले जो ब्राउज़र रूट है इसको भी हम पहले इंपोर्ट कर लेते हैं react.dom को, ऐसे हम लगा के, और इसका हम करेंगे फ्राम, और फ्राम के अंदर हम react.dom इसको हमने कर दिया। अब इसके अंदर हमारे पास सबसे पहले होता है ब्राउज़र रूटर। हम ब्राउज़र रूटर को ले लिया, फिर उसके बाद हमारे पास होता है राउट्स, हमारे पास आ गया राउट्स, और फिर हमारे पास होता है रूट ऐप, ठीक हो गया। अब हमने इनको लगा दिया। अब नैव बार चूँकि हमारा किसी राउट के अंदर नहीं आता, ये हमारे पास सब के ऊपर डोमिनेट होना है, तो हम डायरेक्टली यहाँ पे लिख देंगे ब्राउज़ रूटर, और ब्राउज़ रूटर के अंदर राउटर्स, और राउटर के अंदर राउट पाथ उसका स्लैश, और मतलब इंडेक्स की तरह ऊपर हम होम को प्रिंट करवा देंगे, और जो हमारे पास पाथ होगा राइट उसके ऊपर हम राइट को प्रिंट करवा देंगे। अब ये जो राइट है ये हमने लगाया हुआ है इस नैव बार के ऊपर भी, ये वाला। अब अगर मैं यहाँ पे चेक करूँगा अपने पेज के अंदर ये आ गया, हमारे पास होम आ रहा है, लेकिन जैसे मैं क्लिक करूँगा राइट के ऊपर, राइट पोस्ट के ऊपर, तो हमारे पास ये राइट आ गया। अब इंस्टेड ऑफ दिस टैग हम यहाँ पे अपने कंपोनेंट्स को शो करवा सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास चूँकि है होम के लिए, तो होम के लिए जो हमारे पास कंपोनेंट है वो है हमारे पास ब्लॉग, तो हम ब्लॉग का जितना भी कोड है वो सारा लिख लेंगे। इसके अंदर सिंपली हम यहाँ पे रिएक्ट को इम्पोर्ट कर लेंगे, और यहाँ पे हम इसको शॉर्टकट की भी अगेन अप्लाई करके देख लेते हैं। यहाँ पे इंपोर्ट रिएक्ट, और यहाँ पे हमारे पास होगा फंक्शनल कंपोनेंट के लिए, या यहाँ पे हमारे पास इंपोर्ट react.dom विद कंपोनेंट, ये नहीं हमारे पास होना, और FC आई थिंक इस तरह का था, FC इस तरह का हमारे पास था इसका कोड, लेकिन चले कोई बात नहीं है, इसको हम वैसे इंपोर्ट कर लेते हैं। इंपोर्ट रिएक्ट फ्राम रिएक्ट, और इसके साथ blog.css को भी हम लिंक कर लेंगे, लेकिन यहाँ पे ब्लॉग का जो B है वो हमारे पास स्मॉल है, ये वाला, तो हमारे पास ये CSS फाइल भी लग गई। अब इसका आप जो नेम है वो कोई भी रख सकते हो, इस जो ब्लॉग वाला कंपोनेंट है, लेकिन मैं इसका नाम ब्लॉग भी रख सकता हूँ और होम भी रख सकता हूँ, आप इसका नाम ब्लॉग रख लो। तो मैं इसको हम करेंगे कांस्टेंट ब्लॉग, और इसके अंदर हम कोई पैरामीटर नहीं देंगे इसको, चाहे आप एरो फंक्शन के अंदर ले लो, चाहे फंक्शनल कंपोनेंट के अंदर ले लो। तो मैं इसको ना फंक्शनल कंपोनेंट के अंदर ले लेता हूँ, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट, यहाँ पर ले लेता हूँ एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट फंक्शन और ब्लॉग। अब दरअसल फंक्शनल जो है ना वो ज़्यादा इस्तेमाल हो रहे हैं, ऐसे तो एरो फंक्शन भी ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं, लेकिन आप आजकल की जो प्रोग्रामिंग है वो देखोगे, चाहे आप यूज़ करते हो Next.js का, तो उसके अंदर हम ये फंक्शनल प्रोग्रामिंग जो है, फंक्शनल कंसेप्ट जो है उनका ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। ये हमारे पास ब्लॉग बन गया। अब इसके अंदर जितना भी हमारे पास HTML का टैग कोड है वो सारा हम लिख लेंगे। उसके लिए सिंपली मैं यहाँ पे आऊँगा और इसको मैं कर देता हूँ यहाँ पे ख़त्म, H1 को। यहाँ पे ये जो ब्लॉग है, इंस्टेड ऑफ ब्लॉग मैं यहाँ पे कर दूँगा कंटेनर। अब इस कंटेनर के अंदर हम यहाँ पे ले लेंगे H1 का टैग, और इसके अंदर हम लिख देंगे दिस इज़, या हम लिख देंगे माई ब्लॉग, और नीचे इसके अंदर हम लेंगे एक शॉर्ट लाइन, तो वो हम चाहे ले लें H4 के अंदर, और H4 के अंदर हम लेंगे दिस इज़ माई ब्लॉगिंग साइट। ठीक हो गया। अब उसके बाद हम लेंगे इसका P का टैग, तो यहाँ पे P के टैग के अंदर हम देंगे पोस्ट 10 पोस्ट्स। अब ये 10 पोस्ट, ये जो 10 है ये हम अपना डायनामिकली जो है वो यहाँ पे शो करवाएंगे। मतलब अगर हम कोई भी पोस्ट क्रिएट करेंगे, 10 पोस्टें क्रिएट करते हैं, 15 क्रिएट करते हैं, तो वो सारी जो डिटेल्स है वो डाटाबेस से लेके हमारे पास शो करवाएगा। अब इसको यहाँ पे सेव करते हैं, और अब इसको यहाँ पे हम लगा लेते हैं इसके ऊपर भी app.jsx के अंदर। तो इंस्टेड ऑफ दिस मैं यहाँ पे पहले ब्लॉग को कर लेता हूँ, ब्लॉग यहाँ पे। अब ब्लॉग को यहाँ से कट करा और हम यहाँ पे ब्लॉग को लिख लेंगे,
ये H1 को हटा के करली ब्रैकेट्स के अंदर हम ब्लॉक कंपोनेंट को कॉल करवा देंगे। सेव किया और अब इसको हम चेक करेंगे। होम के ऊपर आए और हमारे पास आ गया माई ब्लॉग, दिस इज माई ब्लॉगिंग साइट, और नीचे हमारे पास आ गया 10 पोस्ट, मतलब जो हमने वहाँ पे कोड लिखा वो सारा हमारे पास यहाँ पे आ रहा है। अब उसके बाद हम क्या करेंगे कि हमारे पास एक तो हमारे पास है इस ब्लॉग के लिए, और दूसरा हमारे पास है ब्लॉग को एडिट करने के लिए भी हमारे पास जो है ना वो ब्लॉग को राइट करने के लिए जो हमारे पास कंपोनेंट है उसको भी हम लिख लेंगे। तो उसके लिए हम यहाँ पे ये राइट हमारे पास ऑलरेडी पाथ लगा हुआ है, तो ये हमारे पास है न्यू पोस्ट, और न्यू पोस्ट के ऊपर हम जाके अपने कंपोनेंट को क्रिएट कर लेंगे। सेम उसी तरह से आपने यहाँ पे भी कंपोनेंट को क्रिएट कर लेना है। तो यहाँ पर रिएक्ट को इंपोर्ट कर लेंगे। रिएक्ट को इंपोर्ट करने के बाद यहाँ पर हम लिखेंगे एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट, और डिफ़ॉल्ट यहाँ पर हम लिख देंगे फंक्शन, और फंक्शन का हम नाम दे देंगे न्यू पोस्ट। अब न्यू पोस्ट क्रिएट करने के लिए हम इस कंपोनेंट को वहाँ पे कॉल करवा देंगे। अब इसके अंदर हम कर देंगे इसको रिटर्न, और रिटर्न के अंदर हम यहाँ पे ले लेंगे कंटेनर, और कंटेनर के अंदर हम क्या करेंगे, कंटेनर के अंदर हम एक H1 प्रिंट करवा देंगे जिसके अंदर हम लिख देंगे क्रिएट न्यू पोस्ट। ठीक हो गया। अब इसके अंदर हम न्यू पोस्ट को क्रिएट करना है, तो इसके साथ हम ये जो ऊपर हमारे पास CSS की फाइल है उसको भी हम लिंक कर लेंगे। यहाँ पे इसको हम कर देंगे blog.css। सेव करा और अब इसको हम चेक करते हैं। यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक किया और बस राइट आ रहा है, तो इंस्टेड ऑफ राइट मुझे ये वाला प्रिंट करवाना है, तो मैं आ जाऊँगा अगेन app.jsx के अंदर, और यहाँ पे अब यहाँ पे हमारे पास है क्रिएट पोस्ट, यहाँ पे न्यू पोस्ट, न्यू और पोस्ट, यहाँ पे इसको इंपोर्ट कर लिया। अब न्यू पोस्ट को हम यहाँ पे लिख देंगे। ठीक हो गया, और इसको हमने क्लोज करा, ये हमारे पास लग गया। अब इसको हम चेक करते हैं। अब अगर राइट पोस्ट के ऊपर क्लिक करते हैं तो हमारे पास क्रिएट न्यू पोस्ट कंपोनेंट आ रहा है। अगर होम के ऊपर क्लिक करते हैं तो जो हमने होम के ऊपर कंपोनेंट शो करवाना था वो हमारे पास शो हो रहा है। अब उसके बाद हम ये जो हमारे पास बाकी कोड है, बाकी जो हमारे पास है स्टाइलिंग वगैरह के लिए, उसको हम लिख लेते हैं। तो उसके लिए सिंपली आ जाना है अपने blog.css के अंदर यहाँ पे, और यहाँ पे हम सबसे पहले जो कंटेनर है उसको स्टाइल करेंगे। हम लिख लेंगे ब्लॉग पेज डिज़ाइन, या स्टाइल जो भी आप देना चाहो, डिज़ाइन यहाँ पे, और इसके अंदर हम सबसे पहले लेंगे कंटेनर को, कंटेनर। अब कंटेनर को हम दे देंगे विड्थ 70%, और साथ ही इसको हम लगा देंगे मार्जिन 50 पिक्सल और ऑटो, लेफ्ट राइट से ऑटो। हम सेव करा और अब इसको हम चेक करते हैं, तो ये हमारे पास जो कंटेंट है वो सेंटर में आ गया। अब जैसे जैसे हम बाकी जो डाटा वो ऐड करते जाएंगे, साथ साथ इसको हम स्टाइल करते जाएंगे। अब यहाँ तक आई होप आपको समझ आई होगी कि किस तरह से हमने रिएक्ट के अंदर कंपोनेंट्स को स्टाइल करना है, किस तरह से हमने रिएक्ट और डॉम को लगाना है, और फिर उसके बाद हमने किस तरह से अपने जो अलग अलग कंपोनेंट्स हैं उनको नेविगेट करवाना है। अब हम API को क्रिएट करेंगे और API की मदद से फ्रंट एंड से डाटाबेस के अंदर इंसर्ट करवाएंगे। अब दोस्तों उसके लिए ना हमारे पास फोल्डर स्ट्रक्चर तो ऑलरेडी मौजूद है, लेकिन अब इसको आपने थोड़ा सा मतलब खूबसूरत बनाना है ताकि हमें जो चीज़ों को नेविगेट करने में आसानी हो। अब उसको हम किस तरह से आसान कर सकते हैं, उसके लिए सबसे पहले जो हमारे पास ये फोल्डर स्ट्रक्चर है उसके अंदर हम आ जाएंगे। यहाँ पे हम कर देंगे फाइंड इन फोल्डर, मतलब अपने जो फोल्डर स्ट्रक्चर है उसके अंदर चले जाएंगे, या हम रिवील इन फोल्डर, आई थिंक हमारे पास है रिवील इन फोल्डर, यहाँ पे हम करेंगे। और यहाँ पे हमारे पास है रिवील इन फाइल एक्सप्लोरर, तो इसके ऊपर आ जाएंगे, यहाँ पे आ गए। और अब ये जो हमारे पास है इसको हम कर देंगे यहाँ पे क्लोज। अब यहाँ पे हम एक दफ़ा रिएक्ट इसको क्लोज कर देंगे, क्योंकि अब हमने फोल्डर स्ट्रक्चर को थोड़ा सा सेटअप करना है ताकि हम अलग अलग चीज़ों को देख सकें। अब देखो दोस्तों, अब जो हमारे पास है ना जो ये VS कोड है, VS कोड के अंदर हम दो अलग अलग विंडोज़ बना सकते हैं। वैसे तो अगर मैं इधर भी करना चाहूँ मैं तो कर सकता हूँ, लेकिन चूँकि आप लोग बिगनर हो, आप लोगों को चीज़ों की वे भी समझ ना आए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इस VS कोड को क्लोज़ कर देंगे। यहाँ से एक दफ़ा क्लोज़ कर दिया। अब एक दफ़ा हम यहाँ पे बैकएंड में आएंगे और यहाँ पे हम गेट बैश को ओपन करेंगे, जो मैंने आपको स्टार्ट में बोला था। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कोड डॉट, और इसको हम अलग VS कोड के जो विंडो है उसके अंदर ओपन कर लेंगे। अब ये हमारे पास ना सिर्फ VS कोड के बैकएंड के लिए आ गई विंडो VS कोड के अंदर, तो इसको हम इधर कर देंगे। ठीक हो गया। अब वापस से हम आएंगे और ये जो फ्रंट एंड है इसके अंदर हम एक और दफ़ा ये कमांड लिखेंगे कोड डॉट। अब इसके अंदर क्या होगा कि हमारा जो फ्रंट एंड वाला है वो अलग विंडो के अंदर आ जाएगा। जो यहाँ पे लिखूंगा कोड और उसके बाद डॉट लगाऊंगा और फिर कर दूंगा इंटर। अब देखो,
अब दो आपके पास अलग अलग विंडोज़ ओपन हो गई। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे इसको इस साइड पे रख लूँगा और इसको थोड़ा सा इस साइड पे हम कर देंगे, यहाँ पे ठीक हो गया। और इसका वेलकम पेज भी क्लोज कर देते हैं, इसका वेलकम पेज भी क्लोज कर देते हैं। अब तो आपने चीज़ों को ना थोड़ा सा अच्छे से समझना है। मैंने सिर्फ आप लोगों के लिए इतनी वो मेहनत की है और ये विंडो को मैं यहाँ पे कर देता हूँ, ठीक हो गया। अब थोड़ा सा इनको जूम भी कर लेते हैं, इसको भी जूम कर लिया यहाँ पे, और इसको भी हम कर लेंगे जूम। अब देखो, अब ये सारी आपकी फाइल्स हैं फ्रंट एंड के लिए और ये सारी आपकी फाइल्स हैं बैक एंड के लिए। अब हमने क्रिएट करना है APIs को। अब APIs हमने क्यों क्रिएट करनी है, क्योंकि हमारा जो डाटा है वो अलग अलग है, मतलब बैक एंड अलग है, फ्रंट एंड अलग है, और दोनों के लिए हम अलग अलग टेक्नोलॉजीज इस्तेमाल कर रहे हैं। और डाटा हमने डाटाबेस से लेना है, जिसके लिए हम MongoDB का इस्तेमाल कर रहे हैं, और वो JSON फॉर्मेट के अंदर होता है, JSON लाइक डाटा हम स्टोर करवाते हैं, तो उसको हम APIs की मदद से ही गेट करते हैं। अब यहाँ पे आपने आ जाना react.dom के अंदर, और यहाँ पे react.dom के अंदर नहीं, आपने आ जाना बैक एंड फोल्डर के अंदर जो आपके पास राउटर है उसके अंदर, और यहाँ पे इसको क्लोज कर देना। अब ये हमने सारा जो है ना वो लास्ट वीडियो के अंदर क्रिएट किया था, जिसके अंदर हम डाटा को पोस्ट करवा रहे हैं, डाटा को हम ऐड करवा रहे हैं, वो सारी जो हमारे पास मतलब थी। और इसके साथ हमारे पास ये था index.js, और इसको भी हम साथ में ओपन कर लेंगे यहाँ पे। अब आ जाएंगे हम यहाँ पे SRC के अंदर, और SRC के अंदर हमारे पास कंपोनेंट के अंदर API, और API के अंदर हम एक और फाइल क्रिएट करेंगे जिसको हम नाम दे देंगे पोस्ट API.jsx, बल्कि इसको हम JSX नहीं करेंगे, सिंपली GS लिख देंगे, ठीक हो गया। अब यहाँ पे अब हमारे पास इधर कोर प्लगइन मौजूद है। अब कोर प्लगइन क्या करता है, हमारे पास ये डाटा को API मतलब APIs क्रिएट करवा देता है इस यहाँ से, इस URL के ऊपर से। और Axios यहाँ पे हमारे पास React.js के अंदर इंस्टॉल है, Axios ये हमारे पास Axios ये वाला। अब ये क्या करेगा, यहाँ से API से डाटा पकड़ के हमारे पास फ्रंट एंड के ऊपर शो भी करवा सकता है, या इधर से पकड़ के इधर भी हमारे पास ये डाटा को पेस्ट करवा सकता है। तो अब मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा मिनिमाइज़ कर लेता हूँ, मिनिमाइज़ कर लिया, और यहाँ पे इसको क्योंकि हमने कोड इसके अंदर लिखना है तो इसको मैं थोड़ा सा जूम कर दूंगा, और यहाँ पे ठीक हो गया। अब दोनों तरफ हम सर्वर्स को भी स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पे हम React.js को स्टार्ट कर लेंगे, और यहाँ पे हम Node.js को स्टार्ट कर देंगे। तो सिंपली हम यहाँ पे लिखेंगे npm run और div, ये बैकएंड हमारा रन हो गया। इधर हम फ्रंट एंड को कर लेंगे cd लिखने की जरूरत नहीं, हम डायरेक्ट लिख लेंगे npm run और div। तो इधर हमारे पास बैकएंड रन हो गया, और इधर हमारे पास फ्रंट एंड जो है वो रन हो गया यहाँ पे। अब आ जाओ आप यहाँ पे। अब यहाँ पे सबसे पहले हम करेंगे Axios को इंपोर्ट, तो यहाँ पे हम करेंगे इंपोर्ट और Axios के अंदर हम करेंगे Axios, इंपोर्ट Axios फ्रॉम Axios। उसके बाद हम यहाँ पे एक कॉन्स्टेंट क्रिएट करेंगे जिसको हम नाम देंगे ऐड URL। यहाँ पे ऐड URL दे दो, पोस्ट URL दे दो, जो भी आप देना चाहो। मैं इसका नाम सिंपली लिख रहा हूँ ऐड URL। अब ऐड URL के अंदर हम यहाँ पे देंगे URL एड्रेस। अब ये जो URL एड्रेस है ना, ये हमारे पास है ये वाला, ये 5000 वाला। अब इस 5000 को ओपन करने के लिए हम क्या लिखते हैं, हम सिंपली यहाँ पे लिखा करते हैं लोकल होस्ट यहाँ पे, और 5000 हम लिखते हैं ये वाला एड्रेस, लोकल होस्ट 5000। अब इसी लोकल होस्ट 5000 को यहाँ से मैं कॉपी करूँगा और मैं लगा दूंगा यहाँ पे इस एड्रेस के अंदर, इस एड्रेस के अंदर लगा दिया। अब हमारे पास क्या हो गया, लोकल होस्ट हमारा लोकल होस्ट /5000 पोर्ट जो हमारे पास आ गया। अब इसको मैं सिंगल कॉमा के अंदर कर देता हूँ। ऐसा कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप डबल के अंदर रहने दो या सिंगल के अंदर, लेकिन मुझे थोड़ा सा वो अच्छी फीलिंग आती है इसके साथ। यहाँ पे मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पे। अब देखो दोस्तों, अब हमने जितना भी डाटा क्रिएट करना है वो हमने क्रिएट करना है पोस्ट के लिए। तो पोस्ट के लिए जो डाटा उसको क्रिएट करने के लिए हम सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पे इसके आगे का जो URL है वो लिखेंगे। ये हमारे पास पोस्ट का URL API/post, और मैं इस API/post को यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहाँ पे आ जाता हूँ। ठीक है, अब ये हमारा URL ये वाला बन गया। अब पोस्ट के लिए हमारा ये वाला जो URL है ये इस वेरिएबल के अंदर हमने स्टोर करवा लिया। अब इसको सेव करते हैं। अब आते हैं हम अपने ये जो यहाँ पे हमने फोल्डर क्रिएट किया था राउट के लिए यहाँ पे, और अब इसको यहाँ पे करते हैं। अब हमारे पास यहाँ पे क्या है, react.post/add। अब हमने चूँकि डाटा को ऐड करना है तो हम वो वाला URL ही यहाँ पे लेंगे। अब उससे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम कर देंगे एक्सपोर्ट, एक हम वेरिएबल क्रिएट करेंगे एक्सपोर्ट कांस्टेंट, और यहाँ पे हम करेंगे क्रिएट पोस्ट के लिए क्रिएट पोस्ट इज इक्वल टू, यहाँ पे हम कर देंगे न्यू पोस्ट, एक एरो फंक्शन लेके न्यू पोस्ट
और इसके अंदर जो हम फंक्शनैलिटी देंगे वो हम देंगे एक्सियोस डॉट पोस्ट। अब देखो यहाँ पे हमारे पास क्या है, राउटर डॉट पोस्ट, और यहाँ पे हमारे पास है एक्सियोस डॉट पोस्ट। ये दोनों आपके सेम होने चाहिए। मतलब इधर से अगर आप डाटा को पोस्ट करवा रहे हो तो इधर आप एपीआई की मदद से भी डाटा को पोस्ट ही करवाओगे, और अगर आप यहाँ पे डाटा को गेट कर रहे हो तो इधर भी आप डाटा को गेट ही करोगे। अब यहाँ पे हम डाटा को ऐड कर रहे हैं, इधर भी हम लिखेंगे एक्सियोस डॉट पोस्ट यहाँ पे। अब पोस्ट लिखने के बाद हम यहाँ पे इसको क्लोज करेंगे। अब इसको क्लोज करने के बाद सिंपली हम यहाँ पे लेंगे इन्वर्टेड कॉमा। अब इन्वर्टेड कॉमा लेने के बाद हम यहाँ पे करली ब्रैकेट्स, और करली ब्रैकेट्स के अंदर जो हमारे पास वेरिएबल है ऐड यूआरएल, उसको हमने दे दिया। इसको हम यहाँ पे क्लोज कर देख ऐड यूआरएल, जो ऊपर हमने वेरिएबल ये वाली क्रिएट की है, इसको यहाँ से कॉपी करते हैं और यहाँ पे लगा देते हैं। अब इसके बाद हमारे पास यहाँ पे क्या है, ऐड ये वाला। अब हम भी यहाँ पे क्या करेंगे, जहाँ पे हमारे पास ऐड यूआरएल यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है। अब ऐड यूआरएल आपका यहाँ तक हो गया, और इसके बाद आपने स्लैश डाल के आगे लिख देना ऐड यहाँ पे। तो हम आपका जो डाटा है उसको ऐड करने के लिए ये हमारे पास एक जो वेरिएबल है वो बनेगी। अब उसके बाद हमने यहाँ पे इससे बाहर आना है और यहाँ पे लगा देना कॉमा। कॉमा लगाने के बाद आप इसके अंदर न्यू पोस्ट लगा दो, दैट्स ऑल। ये आपके पास एक एपीआई बन गई डाटा को क्रिएट करने के लिए। अब इस डाटा को क्रिएट करने वाली जो एपीआई है उसको हमने अपने ब्लॉग कंपोनेंट के अंदर किस तरह से इस्तेमाल करना है, या क्रिएट पोस्ट के अंदर किस तरह से इस्तेमाल करना है, तो उसके लिए मैं आ जाऊँगा सबसे पहले क्रिएट पोस्ट के ऊपर। ये जो न्यू पोस्ट है इसके ऊपर आया। अब चूँकि हमने डाटा को क्रिएट करना है तो डाटा को क्रिएट करने के लिए हमारे पास कोई ना कोई फॉर्म भी मौजूद होना चाहिए। इसके ऊपर हमने डाटा को सबमिट करवाना है, तो उसके लिए हम यहाँ पे आ जाएंगे इस कंटेनर के अंदर, और कंटेनर के अंदर हम एक लगा देंगे एक फॉर्म, या एक हम लगा सकते हैं इसके अंदर डिव। तो मैं यहाँ पे कंटेनर ऐसे रहने देते हैं, या बल्कि इसी का हम नाम चेंज कर देते हैं माई पोस्ट, ताकि हमारे पास अलग अलग बन जाए। या इसके अंदर लिख देते हैं हम क्रिएट न्यू पोस्ट, और इसके अंदर हम लेंगे फॉर्म का टैग, और फॉर्म टैग के अंदर हम अभी फ़िलहाल के लिए इसको कोई एक्शन नहीं दे रहे यहाँ पे, और क्योंकि अभी हम इसकी जो फील्ड्स हैं वो क्रिएट कर लेते हैं। तो अब यहाँ पे हम लेंगे इनपुट। अब इनपुट के अंदर हमारे पास यहाँ पे नेम हमारे पास होगा टाइटल, यहाँ पे टाइटल, ठीक हो गया। अब देखो, अब ये वाले नेम आपने रखने, टाइटल, सब टाइटल, कंटेंट, कैटेगरी और इमेज। सेम वाले ये वाले जो नेम है आपने इधर भी लिखने हैं, ये नहीं उधर नेम आपने और लिख दी और इधर आप जो नेम है वो और लिख दो। इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है, ठीक हो गया। अब इससे भी पहले हम ये जो इनपुट को क्रिएट करने से पहले हम इससे ऊपर जो इनपुट की फील्ड्स हैं उनकी वैल्यूज़ जो है वो डिफाइन कर लेते हैं। तो इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे कर देता हूँ, इसको कम थोड़ा सा जूम कर देता हूँ ताकि मैं इसको थोड़ा सा अच्छे से लिख सकूँ, और इसको यहाँ पे क्लोज करके इसको यहाँ पे कर देते हैं। यहाँ पे मैं इतना जो जूम करके लिखा नहीं हूँ, मैं तो कम जूम करके लिखता हूँ यहाँ पे। अब यहाँ पे आएंगे, और ताकि आप यहाँ पे ना सारा कोड भी देख सकोगे। आप चाहे वीडियो को थोड़ा सा जूम कर लो, मैं बल्कि एडिट करते टाइम इसको थोड़ा सा जूम कर दूंगा आप लोगों के लिए। अब यहाँ पे हम लिखेंगे कांस्टेंट, और कांस्टेंट लिखने के बाद हम यहाँ पे लिखेंगे फॉर्म और डाटा। इसके बाद हम यहाँ पे कॉमा लगाएंगे, फिर उसके बाद हम इसको लगा देंगे सेट फॉर्म डाटा, फिर इसको हम इक्वल कर देंगे, और यहाँ पे हम लिख देंगे यूज स्टेट लिखा। अब यूज स्टेट के अंदर आप यहाँ पे लोगे नाम्स, तो इसको हम देंगे टाइटल। अब ये वाले नेम आपने ये वाले लिखने हैं, ये टाइटल, सब टाइटल, कंटेंट, कैटेगरी और इमेज। बेशक आप इन्हीं सब को कॉपी कर लो यहाँ से, तब भी कोई मसला है। यहाँ से कॉपी कर दिया। अब इंस्टेड ऑफ आप कॉमा, आप यहाँ पे इसको वैल्यूज़ दे दो। यहाँ पे इसको हम लगा देंगे एम्प्टी, और यहाँ पे भी इसको हम लगा देंगे एम्प्टी, और फिर हमारे पास कंटेंट है तो कंटेंट को भी हम कर देंगे एम्प्टी। फिर हमारे पास आ रही है कैटेगरी, तो मैं कैटेगरी को बस सेम कर दूंगा एम्प्टी, और ये हमारे पास इमेज है उसकी वैल्यू मैं कर दूंगा नल। यहाँ पे इसको कॉमा लगा दिया, और यहाँ पे इसकी वैल्यू कर दूंगा मैं यहाँ पे नल, यहाँ पे, ठीक हो गया। और उसके बाद हम जो हैंडल सबमिट है उसको हम लेंगे, तो हम यहाँ पे लेंगे कांस्टेंट और हैंडल चेंज। अब हैंडल चेंज के अंदर हम लेंगे यहाँ पे ई, इससे बाहर आया, और यहाँ, और अब इसके अंदर हम लेंगे कांस्टेंट, और कांस्टेंट के अंदर हम लेंगे मतलब ना हम वेरिएबल्स देंगे। एक नेम के लिए लेंगे, एक हम लेंगे वैल्यूज़ के लिए, और एक हम लेंगे फाइल्स के लिए, और इसको आप इक्वल कर देंगे, और इसको हम लिखेंगे ई डॉट टारगेट, ठीक हो गया, ई डॉट टारगेट, ठीक हो गया। अब उसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पे सेट फॉर्म डाटा, तो इससे बाहर आएंगे। इसके बाहर आने के बाद आप यहाँ पे एक
फंक्शन जो है फंक्शन टाइप आप डिफाइन करोगे। तो आप पहले सबसे पहले आपने देने अपेरेंसेस छोटे ब्रैकेट, फिर इसके अंदर आप देने करली ब्रैकेट्स। आप अगर सिर्फ करली ब्रैकेट्स दे दोगे तो आपके पास ये वर्क नहीं करेगा। अक्सर हम जब फंक्शन लगा रहे होते हैं तो हम क्या करते हैं, हम सिंपली करली ब्रैकेट्स ही लगा देते हैं। और लेकिन यहाँ पे आपने क्या करना है, प्रिंसेस लगाने हैं, प्रिंसेस के अंदर करली ब्रैकेट्स लगानी है, तब ये आपके पास वर्क करेगा। अब इसको लगाने के बाद आप यहाँ पे जो डाटा है इसको आप ले लोगे एक स्प्रेड ऑपरेटर के अंदर। स्प्रेड ऑपरेटर के अंदर क्या होगा कि ये सारा डाटा एक ही दफ़ा आप स्टोर करवा लोगे। तो उसके लिए हम यहाँ पे लिखेंगे डॉट डॉट डॉट, ये आ गया आपका स्प्रेड ऑपरेटर। और यहाँ पे आप लिख दोगे प्री डाटा। प्री डाटा लिखने के बाद आप यहाँ पे कॉमा लगाओ। कॉमा लगाने के बाद चाहे एक लाइन के अंदर लिख लो, मैं इसके लिए अलग लाइन लूँगा। यहाँ पे आप लिखो नेम। नेम के अंदर जितने भी आपके पास नेम्स हैं, मतलब एज अ एरे आप इसके अंदर ले लोगे। इसके बाद बाहर आप आ जाओ और यहाँ पे आप इसको दे दो फाइल्स। फाइल्स दे दिया, आप फाइल्स को चेक करो। मतलब अगर आप जो फाइल अगर आप अपलोड करवा रहे हो उसको चेक करने के लिए, तो यहाँ पे आप दे दो फाइल्स 0 और वैल्यूज़। अब इसके अंदर क्या होगा कि आप इनपुट की तमाम जो फील्ड्स हैं उनको भी चेक कर रहे हो। उनको चेक करने के बाद आप जो इमेज है उसको भी चेक कर रहे हो। अब ये अगर आप नहीं करोगे तो फिर आप इनपुट फील्ड को एडिट नहीं कर पाओगे। ठीक हो गया। अभी हैंडल चेंज भी हो गया और आपके पास ये जो फॉर्म डाटा वो भी आपके पास आ गया। अब हम ये जो इनपुट्स की फील्ड है उनको कंप्लीट करते हैं। अब यहाँ पे टाइटल, और टाइटल के बाद आप यहाँ पे लगा दोगे इसको प्लेस होल्डर। तो यहाँ पे हम लिख देंगे प्लेस होल्डर, प्लेस होल्डर यहाँ पे। और प्लेस होल्डर के अंदर आप कर दोगे यहाँ पे इंटर टाइटल, इंटर टाइटल। और टाइटल के बाद आप यहाँ पे इसको दोगे वैल्यू। तो वैल्यू इसको दे दूंगा मैं फॉर्म डाटा, फॉर्म डाटा, और उसके बाद डॉट टाइटल। ठीक हो गया। और ऑन चेंज के ऊपर आप इसको कर दोगे यहाँ पे हैंडल चेंज। ठीक हो गया। अब इसको चेंज किया। अब इसके अंदर नीचे एक और फील्ड ले लेंगे। यहाँ पे इसको हम यहाँ से कॉपी करते हैं, यहाँ पे इसके अंदर भी, और फिर यहाँ पे, और थोड़ा सा इसको हम अलाइन कर लेते हैं ताकि एक लाइन के अंदर अलाइनमेंट इनकी ठीक रखनी है आपने यहाँ पे। ठीक हो गया। और यहाँ पे भी अब जो हमारे पास सेकंड नंबर है वो हमारे पास है सब टाइटल। यहाँ पे लिखेंगे सब टाइटल, और इस सब टाइटल को आप यहाँ से कॉपी करो और यहाँ पे आप कर दो इंटर सब टाइटल, और यहाँ पे आप कर दो सब टाइटल। अब इसके साथ आपने मैच करना सब टाइटल, कंटेंट और बाकी सारी चीज़ें। अब यहाँ पे आप कंटेंट को भी कॉपी कर लो। कंटेंट को कॉपी करा और यहाँ पे हम लिख देंगे कंटेंट। सब टाइटल भी हो गया और हमारे पास आ गया कंटेंट, और यहाँ पे हम कर देंगे इंटर कंटेंट, और यहाँ पे हम कर देंगे इंटर कंटेंट। अब कंटेंट के लिए हम यहाँ पे ले लेंगे टेक्स्ट एरिया। तो यहाँ पे लिख दूंगा मैं टेक्स्ट एरिया, यहाँ पे टेक्स्ट एरिया, और इस टेक्स्ट एरिया को हम बाद में यहाँ पे क्लोज कर देंगे। यहाँ पे ठीक हो गया। और ये वाली हम इसको हटा देंगे यहाँ से। हम थोड़ा सा इसको हम और लाइन यहाँ पे इसके अलाइनमेंट सेट कर देते हैं। और यहाँ जैसे आप लोगों के लिए कर रहा हूँ ताकि आप लोगों के पास जब सोर्स कोड आए तो आप लोगों को कोई मुश्किल ना आए। यहाँ पे टेक्स्ट एरिया आ गया। सेम इस तरह से आप इनपुट के लिए भी कर लो। टाइप इसकी आप टाइप को किया, फिर नेम को कर दिया, फिर सब टाइटल को, और फिर वैल्यूज को यहाँ पे। और यहाँ पे ऑन चेंज को भी। ठीक हो गया। यहाँ पे अब सेम इस तरह से जो आपके पास ये वाली इसको भी आप कर दो यहाँ पे। अब आपको मज़ीद जो है ना वो क्लैरिटी आ जाएगी। यहाँ पे टाइप, नेम, प्लेस होल्डर, वैल्यूज़। अब वैल्यूज़ और नेम आपका मैच करना चाहिए। अब ये मैच इसलिए करना चाहिए क्योंकि ऊपर हमने इनको ये वाले नेम दिए हैं। अगर आप नेम डिफरेंट दोगे ना फिर आपको अलग अलग दफ़ा वेरिएबल्स के अंदर डाटा को स्टोर करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप नेम सेम दे दोगे फिर वो उसको ऑटोमेटिकली पिक कर लेगा। ये जो है ना वो एक ब्यूटी है वन स्टॉक के अंदर। अब उसके बाद हम यहाँ पे फाइल के लिए लेंगे। फाइल के लिए अगेन हम यहाँ पे इनपुट का टैग लेंगे, यहाँ पे इनपुट, और इनपुट के अंदर हम यहाँ पे इसको दे देंगे टाइप। टाइप इसका हम कर देंगे यहाँ पे फाइल, क्योंकि हमने फाइल लेनी है। उसके बाद यहाँ पे हम देंगे नेम। नेम देने के बाद इसको हम दे देंगे इमेज। ये ऊपर हमने नेम दिया हुआ है। फिर इसके अंदर हम दे देंगे एक्सेप्ट। तो आपने एक्सेप्ट क्या करना है, एक्सेप्ट आप करोगे यहाँ पे इमेजेस और मल्टीपल, चाहे आप कोई भी चीज़ दे दो। और फिर उसके बाद भी हम इसको ऑन चेंज के ऊपर लगा देंगे हैंडल चेंज।
हैंडल चेंज लगा दिया इसके ऊपर भी, और इसको भी हम यहाँ पे क्लोज कर देंगे। ठीक हो गया। अब हमारे पास एक टैग है सिलेक्ट के लिए। अगर हमने फॉर्म को सिलेक्ट करवाना है तो उसके लिए हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे, क्योंकि हमारी जो कैटेगरीज हैं वो हम सिलेक्ट के अंदर ही देंगे। यहाँ पे सिलेक्ट, अब सेलेक्ट के अंदर आप क्या करोगे, सबसे पहले आप इसको नेम दोगे। नेम, यहाँ पे नेम के अंदर आप इसको दे दोगे कैटेगरी, और फिर इसको आप दे दोगे यहाँ पे वैल्यू, और वैल्यू आप इसको अगेन दे दोगे फॉर्म डाटा डॉट कैटेगरी, और फिर उसके बाद आप इसको दे दोगे ऑन चेंज। ऑन चेंज के ऊपर आप इसको भी कर दोगे हैंडल चेंज यहाँ पे, और इसको भी आप यहाँ पे थोड़ा सा अलाइन कर लो ताकि आपको यहाँ पे चीज़ें अच्छे से नज़र आ जाएं। फिर उसके बाद इसके अंदर हम दे देंगे ऑप्शन यहाँ पे ऑप्शन वाला हमारे पास टैग होता है HTML के अंदर, इसको कि यार इसके अंदर हम दे देंगे HTML, और इसको हम अलग अलग वैल्यूज़ पास कर देंगे। वैल्यूज़ को हम दे देंगे यहाँ पे HTML दे दिया, और इसको हम कॉपी पेस्ट कर लेंगे 2-3 दफ़ा। फिर उसके बाद हमारे पास आ गया CSS, और यहाँ पे भी हम कर देंगे इसको CSS, और फिर हमारे पास आ गया जावास्क्रिप्ट। तो मैं यहाँ पे जावास्क्रिप्ट को पहले स्मॉल में लिख देता हूँ, जावास्क्रिप्ट, और यहाँ पे भी मैं इसको पास कर दूँगा जावास्क्रिप्ट। फिर उसके बाद हम इसको कर देंगे यहाँ पे रिएक्ट, और यहाँ पे भी हम इसको रिएक्ट को पास कर देंगे। ठीक हो गया। अब उसके बाद हमारे पास आ जाता है डाटा को सबमिट करने के लिए बटन। तो उसके लिए हमारे पास हमेशा जो बटन है वो रहता है सबमिट ही। यहाँ पे बटन दिया, बटन के अंदर इसको हम देंगे सबमिट यहाँ पे, और इसकी हम यहाँ पे हम जो टाइप है वो कर देंगे इसको सबमिट। दैट्स ऑल। सब इसको सेव करा, और अब इसको अगर हम चेक करेंगे यहाँ पे और राइट पोस्ट के ऊपर क्लिक करते हैं। राइट पोस्ट के ऊपर क्लिक किया तो ये हमारे पास सारा फॉर्म आ गया। अब ये फॉर्म तो हमारे पास आ गया, लेकिन इस फॉर्म को हमने स्टाइल भी तो करना है, इसको हमने ऐसे तो नहीं रखना। तो उसके लिए हम यहाँ पे आएंगे स्टाइल और CSS के अंदर। पहले हम यहाँ पे स्टाइल जो फाइल है उसको हम लिंक कर लेंगे, बल्कि ऑलरेडी हमारे पास लिंक है न्यू पोस्ट के अंदर। तो मैं इसकी यहाँ पे क्लास कॉपी करता हूँ। क्लास कॉपी करने के बाद मैं आ जाऊँगा blog.css के अंदर। यहाँ पे हम लगा देंगे माई पोस्ट, या हम इसको लगा देते हैं फॉर्म स्टाइलिंग, माई पोस्ट फॉर्म स्टाइलिंग, कमेंट लगा दो। और यहाँ पे हम यहाँ पे पोस्ट को सिलेक्ट करो, और इसको हम कर देंगे विड्थ इसकी मैं कर देता हूँ यहाँ पे 60%, और मार्जिन इसको हम कर देंगे 0, और ऑटो पैडिंग इसको हम कर देंगे यहाँ पे 10 पिक्सल और 30 पिक्सल। फिर उसके बाद जितने भी माई पोस्ट के अंदर इनपुट्स हैं, जितने भी उनका सब का डिस्प्ले कर दो ब्लॉक, और मार्जिन उन सब क्या कर दो टॉप बॉटम से 10 पिक्सल, लेफ़्ट राइट से 0। फिर उसके बाद जितने भी इनके अंदर आ रहे हैं, चाहे टेक्स्ट एरिया आ रहा है, चाहे इनपुट्स आ रहे हैं, जितने भी टैग्स हैं, तो यहाँ से मैं इसको कॉपी करता हूँ, यहाँ पे किया, और फिर इसके अंदर जितने भी हमारे पास आ रहे हैं सेलेक्ट के टैग, और फिर इसके अंदर जितने भी हमारे पास आ रहे हैं मतलब इसके अंदर हमारे पास टेक्स्ट एरिया किया, तो मैं यहाँ पे उसको भी एक ही दफ़ा सेलेक्ट कर लूँगा। यहाँ पे सबसे पहले इसको हम विड्थ देंगे 100%, और फिर इसको हम दे देंगे पैडिंग इसको मैं दे दूँगा 10 पिक्सल और 20 पिक्सल सबको। फिर इसके बाद जो हमारे पास ये माई हमारे पास है टेक्स्ट एरिया चूँकि हमारा थोड़ा सा बड़ा होता है, तो मैं यहाँ पे इसकी हाइट थोड़ी सी ज़्यादा कर दूँगा। तो मैं इसकी यहाँ पे हाइट कर दूँगा, हाइट इसकी मैं कर देता हूँ यहाँ पे 300 पिक्सल, ठीक है, ताकि हमारे पास थोड़ा सा ज़्यादा आ जाए। फिर इसके अंदर हम बटन जो है उसको लेंगे, जहाँ पे मैं डॉट माई पोस्ट के अंदर जो हमारे पास बटन का टैग है उसको सिलेक्ट करा, और उसको सिलेक्ट करने के बाद यहाँ देंगे विड्थ इसको मैं दे दूँगा 100% देने के बाद मैं इसको दे दूँगा यहाँ पैडिंग, और पैडिंग के ऊपर हम देंगे इसको 15 पिक्सल देने के बाद साथ 0, और मार्जिन टॉप इसको दे दूँगा 15 पिक्सल। और बैकग्राउंड कलर बटन का बैकग्राउंड कलर मैं कर दूँगा इसका ब्लैक के लिए हम 111 लिखते हैं। साउंड कलर इसका हम कर देंगे यहाँ पे वाइट के लिए हम FFF, और कर्सर इसका हम कर देंगे यहाँ पे पॉइंटर। बॉर्डर अगर इसको लगाना है तो लगा दो 1 पिक्सल सॉलिड, और ट्रांजिशन इसका हम लगा देंगे 0.5 सेकेंड, और ईज इन आउट। ठीक हो गया। साथ साथ फ़ॉन्ट साइज़ इसका थोड़ा सा बड़ा कर देंगे, यहाँ पे फ़ॉन्ट साइज़ 18 पिक्सल।
सेव करा और ये मेरे पास फॉर्म जो है वो थोड़ा सा स्टाइल हो गया। ये बिल्कुल सिंपल सा स्टाइल रखा है, इसके अंदर कोई मैंने जो ज़्यादा मैक्सिमम और ज़्यादा डीप स्टाइलिंग है वो इसके अंदर नहीं की। अब मज़ीद इसके ऊपर आप थोड़ी सी स्टाइलिंग करना चाहो, ये इसके अंदर कुछ आप और शेडोज़ वगैरह देना चाहो तो आप दे सकते हो। अब इसके ऊपर हम हल्का सा शेडो लगा देते हैं। यहाँ पे लिख लेता हूँ बैकग्राउंड शेडो सॉरी बॉक्स शेडो CSS। यहाँ पे हमारे पास एक वेबसाइट है जिससे हम जाके कोई ना कोई प्यारा सा शेडो जो है वो हम कॉपी करके इसके ऊपर लगा सकते हैं। यहाँ पे आया और यहाँ पे मुझे शेडो आ रहा है ये वाला पसंद, इसको कॉपी करा। कॉपी करने के बाद आएंगे स्टाइल और CSS के अंदर और ये मेरे पास माई पोस्ट है और सिंपल इसके ऊपर जाके पेस्ट कर दूंगा। सेव करा और चेक करा तो ये हमारे पास शेडो जो है वो अप्लाई हो गया। अब इसको थोड़ा सा मार्जिन दे देंगे ताकि थोड़ा सा हमारे पास ये जो फॉर्म है वो नीचे आ जाए। तो यहाँ पे हम इसको दे देंगे मार्जिन को कर दूंगा यहाँ पे 30 पिक्सल। सेव करा और ये आ गया। अब क्रिएट पोस्ट बड़ा खूबसूरत अंदाज के साथ आ गया। बाकी सारी चीज़ें भी हमारे पास परफेक्ट नज़र आ रही हैं। अब इसके अंदर एक चीज़ हमारे पास रहती है वो और हमारे पास रहती है फ़ॉन्ट साइज़। चलिए हम लास्ट पे लगा देंगे। ठीक हो गया। आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी कि आपने फॉर्म किस तरह से क्रिएट करना है, फॉर्म को आपने स्टाइल किस तरह से करना है। ये आपका था मेन मतलब इसके अंदर। अब इसके बाद हम ये जो फॉर्म है इसके ज़रिए डाटा इसको सबमिट करवाते हैं। अब इसको सबमिट करवाने के लिए हम यहाँ पे फॉर्म के ऊपर लगाएंगे ऑन सबमिट, इसके ऊपर हम क्वेरी लगाएंगे। अब आ जाएंगे हम अपने मेन कोड के अंदर। यहाँ पे ये मेरे पास फॉर्म आ गया। अब इसका हम एक्शन हटा देंगे। एक्शन के इंस्टेड ऑफ एक्शन हम लिखेंगे ऑन सबमिट। ऑन सबमिट के ऊपर हम यहाँ पे एक इसको फंक्शन जो है वो पास कर देंगे। यहाँ पे इसको हम दे देंगे हैंडल सबमिट और यहाँ पे इसको आप लगा दे इन टाइप। अब इन टाइप के अंदर आप जहाँ पे दोगे मल्टी पार्ट स्लैश फॉर्म डैश डाटा। अब ये आपने क्यों देना, जब भी आपने कोई इमेज को किसी वीडियो को अपलोड करवाना है या किसी फाइल को अपलोड करवाना है फॉर्म के थ्रू, देन आपको ये वाली चीज़ पास करनी पड़ेगी। अगर आप इसको नहीं पास करोगे तो फिर आप डाटा को भी आप सबमिट नहीं करवा सकते। ठीक हो गया। अब फॉर्म को सबमिट करने के लिए यहाँ पे हैंडल चेंज और हैंडल चेंज के नीचे हम यहाँ पे एक कमेंट लगा देंगे जिसको हम नाम देंगे फॉर्म डाटा सबमिट। ठीक हो गया। और यहाँ पे हम लगा देंगे कांस्टेंट, यहाँ पे कांस्टेंट और कांस्टेंट को हम ये नाम दे देंगे हैंडल सबमिट। यहाँ पे हैंडल सबमिट इसको हम इक्वल कर देंगे और इसके अंदर हम देंगे इसको एसिंक्रोनस फंक्शन। अभी एसिंक्रोनस क्यों देना है, क्योंकि हम डाटाबेस के अंदर डाटा को इंस्टॉल करवा रहे हैं। और जब भी आप Node.js के साथ फंक्शन का इस्तेमाल करते हो, डाटा के साथ आप कुछ भी खेलते हो, देन आपको ये जो एसिंक्रोनस फंक्शन है इसको लगाना ही पड़ता है। फिर यहाँ पे आप दे दो कर्ली ब्रैकेट्स। यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर आप दे दोगे प्रीवेंट और डिफ़ॉल्ट। ठीक हो गया। ये हमने लगा दिया। इसको लगाने के बाद आप यहाँ पे एक लगा दो कांस्टेंट और कांस्टेंट को आप नाम दे दो पोस्ट डाटा इज इक्वल टू न्यू फॉर्म डाटा ले लिया। अब उसके बाद आप क्या करोगे, यहाँ पे ऑब्जेक्ट डॉट की और की के अंदर आप दे दोगे इसको फॉर्म डाटा और फॉर्म डाटा के बाहर आप आ जाओगे डॉट फॉर ईच कि जितनी भी फील्ड है उन सब फील्ड के और उन सब फील्ड को अलग अलग की पास कर दो, मतलब वो उनका ऐसा की लेगा। और यहाँ ठीक हो गया। अब इसके अंदर हम लगा देंगे पोस्ट डाटा अपेंड और अपेंड के अंदर हम की को पास करेंगे और फॉर्म डाटा के अंदर जो हमारे पास की है, ये जो हमारे पास फॉर्म डाटा ये हमने ये वाला यूज़ किया फॉर्म डाटा और यहाँ पे हम जो फॉर्म डाटा यूज़ कर रहे हैं इसके अंदर ये जो की है मतलब उसकी नेम या वैल्यू, हम यहाँ पे नेम को ऐसा उसकी की पास कर रहे हैं तो इसके अलग की पास होगी और फॉर्म डाटा के अंदर जितनी जो भी उसकी की होगी मतलब जो भी उसका डाटा होगा वो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है। अब डाटा को एक दफ़ा हम फ्रंट एंड के ऊपर भी चेक कर देंगे कि हमारे पास डाटा ये फ्रंट एंड के ऊपर रिसीव हो भी रहा है कि नहीं। तो अब उसको चेक करने के लिए हम यहाँ पे एक लगा देंगे लूप। फॉर लूप के अंदर हम क्या करेंगे, चूँकि हमारा डाटा जो है वो पेयर की सूरत में है तो हम यहाँ पे एक जिस तरह से लूप लगाते हैं, फॉर लूप, वाइल लूप, हम कोई भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे फॉर लूप का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं जिसकी मदद से हम डाटा को पेयर की सूरत में कंसोल के अंदर शो करवा सकते हैं। इससे हम कहते हैं फॉर ऑफ लूप। इसके अंदर हम देंगे लेट और लेट के अंदर हम देंगे पेयर और पेयर ऑफ पोस्ट डाटा डॉट इंटाइटीज। ठीक हो गया। मतलब उसके अंदर जितना भी डाटा वो सारा हम ले लेंगे क्योंकि पेयर की सूरत में है और बाकी हम लिख देंगे कंसोल डॉट लॉग के अंदर पेयर 0 प्लस पेयर 01
मतलब इसके अंदर हम क्या करेंगे, हम डाटा पेयर उसकी की और उसकी वैल्यू दोनों हम अपने पेज के अंदर प्रिंट आउट करवा लेंगे। अब हमारे पास यहाँ पे एक एरर है, एरर हमारे पास आ रहा है ये ब्रैकेट का, तो मैं यहाँ पे ब्रैकेट भी क्लोज कर देता हूँ ताकि हमारे पास एरर ख़त्म हो जाए। पहले कर्ली ब्रैकेट क्लोज किया, फिर उसके बाद हम यहाँ पे ठीक है। यहाँ पे अब इसको चेक करते हैं, इंस्पेक्ट एलिमेंट करते हैं और यहाँ पे कंसोल के ऊपर, और यहाँ पे हम सिंपली डाटा को सबमिट करते हैं कंसोल के अंदर। सबमिट किया तो हमारे पास टाइटल, सब कैटेगरी, कंटेंट कैटेगरी और इमेज सारा कुछ आ गया। अब इसके अंदर हम कोई भी वैल्यू दे देंगे, यहाँ पे भी वैल्यू दे दी, कोई भी हम वैल्यू दे देते हैं, पास करते हैं यहाँ पे भी, और अब इसको सबमिट करते हैं। हम सबमिट किया, अब हमारे पास ये आ रहा है अनडिफाइंड। अनडिफाइंड इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे आई थिंक वैल्यूज़ इसको सही से नहीं दी। तो यहाँ पे ऊपर आते हैं, यहाँ पे हमने लिखा वैल्यूज़, यहाँ पे हमारे पास होना है वैल्यू नॉट वैल्यूज़, क्योंकि हर जो आपके पास इनपुट की फील्ड होती है ना उसको आप यहाँ पे वैल्यू लगाते हो, ये वाली वैल्यू नॉट वैल्यूज़। तो ये हमारी एक स्पेलिंग मिस्टेक थी। अब इसको हम यहाँ पे अगेन चेक करते हैं, सबमिट करा फॉर्म को। अभी हम एक दफ़ा फॉर्म को रीलोड कर लेते हैं पेज को, और पेज को रीलोड करा। अब इसके अंदर कोई भी हम वैल्यू दे देंगे और यहाँ पे कैटेगरी भी अलग सेलेक्ट की, सबमिट करा, तो ये हमारे पास सारा फॉर्म का डाटा आ गया। अब इमेज नल आ रही है। अब इमेज में मैं यहाँ पे कोई भी इमेज को सिलेक्ट करता हूँ, सिलेक्ट करने के बाद अब इसको सबमिट करेंगे। सबमिट किया तो मेरे पास इमेज भी आ गई, ऑब्जेक्ट फाइल आ गई। ठीक हो गया। आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी किस तरह से हम डाटा को शो करवाते हैं पेज के अंदर। अब ऑलमोस्ट हमारा डाटा रेडी है। अब सिंपल हमने क्या करना है कि इस डाटा को हमने पेज के अंदर इंसर्ट करवाना है डाटाबेस के अंदर। ठीक हो गया। अब इससे ज़्यादा इसका कोई काम नहीं है। आई होप आपको समझ आ रही होगी चीज़ों की। अच्छा, अब यहाँ तक हमारा डाटा हो गया। अब हमें पता है कि यहाँ तक हमारा कोड जो है वो परफेक्टली वर्क कर रहा है। अब इसके अंदर हमारे कोड के अंदर कोई किसी किस्म का एरर नहीं है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हैंडल फॉर्म के अंदर यहाँ पे हम लगाएंगे ट्राई और कैच मेथड। हम यहाँ पे लिखेंगे ट्राई और ट्राई साथ हम इसको लगा देंगे कैच, यहाँ पे कैच, ताकि हमारे पास एरर ना आए। यहाँ पे एरर इसके अंदर पैरामीटर पास करते हैं और कंसोल के अंदर पैरा हम एरर को प्रिंट करवा देते हैं। एरर पोस्टिंग और यहाँ पे हम एरर भी शो करवा देंगे। अगर एरर आता है तो एरर हमारे पास क्या आ रहा होगा, और यहाँ पे हम अलर्ट भी लगा देंगे और अलर्ट के अंदर लगाएंगे एरर इन क्रिएटिंग पोस्ट। ठीक हो गया। अब ये ट्राई है, ट्राई के अंदर हम क्या करेंगे, सिंपली अवेट यूज़ करेंगे। अब अवेट के अंदर हम क्रिएट पोस्ट जो API है, यहाँ पे क्रिएट पोस्ट, यहाँ पे ये वाली, अब ऊपर भी हम इसको इंपोर्ट कर लेंगे। यहाँ पे इंपोर्ट क्रिएट पोस्ट फ्रॉम API स्लाइस पोस्ट API, ये वाला। अब उसके ऊपर हमने इंपोर्ट कर लिया और नीचे भी हमने इसको कॉल कर लिया, और इसके अंदर हम सारा जो डाटा वो पास कर देंगे इसी के अंदर। हम यहाँ पे सिंपली हम अवेट क्रिएट पोस्ट डाटा, और यहाँ पे हम पोस्ट डाटा और अलर्ट हम कर देंगे पोस्ट क्रिएटेड सक्सेस। अब सेव करा। अब इसको हम यहाँ पे चेक करते हैं और सबमिट करा यहाँ पे, और उसको एक दफ़ा अगेन रीलोड करते हैं, कुछ भी डाटा इसके अंदर दे देते हैं और यहाँ पे चूज़ करा फाइल को। अब करते हैं यहाँ पे सबमिट। अब आगे पोस्ट क्रिएटेड सक्सेसफुली, हमने पोस्ट को क्रिएट कर लिया। अब यहाँ पे आते हैं और इधर हम चेक करते हैं किधर आ गया, यहाँ पे, और यहाँ पे अपलोड के अंदर आते हैं, यहाँ पे इधर अपलोड्स के अंदर ये अपलोड वाला फोल्डर, और अपलोड के अंदर हमने इमेज भी अपलोड कर दी। जो हमने इमेज वहाँ से अपलोड करी थी वो इमेज भी हमारे पास यहाँ पे अपलोड होगी। वाओ, दैट्स ग्रेट। अब हमने डाटा को डाटाबेस के अंदर इंसर्ट कर लिया। अब डाटा को हम डाटाबेस के अंदर भी चेक कर सकते हैं। अब अच्छा, फॉर्म को हम सबमिट करते हैं और हमारा फॉर्म खाली नहीं हो रहा, हम अगेन अब इसको सबमिट कर सकते हैं। अब उसको हम किस तरह से सेट करते हैं, सिंपली हमारे पास आगे फॉर्म मतलब डाटा एडिट सक्सेसफुली, तो हम यहाँ पे लगा देंगे सेट फॉर्म डाटा, और यहाँ पे टाइटल को एम्प्टी कर देंगे, सब टाइटल को एम्प्टी कर देंगे, कंटेंट को एम्प्टी कर देंगे, कैटेगरी को भी एम्प्टी और इमेज को कर देंगे नल। अब सेव करेंगे। अब सेव करने के बाद मैं यहाँ पे डाटा को चेंज करता हूँ, यहाँ पे होता हूँ बाबर, और यहाँ पे सब टाइटल के अंदर इज़ वेब डेवलपर, और ही इज़ लर्निंग कोडिंग, और यहाँ पे हम करते हैं रिएक्ट को सिलेक्ट, चूज़ फाइल के अंदर हम कोई फाइल चेंज करते हैं। इस फाइल को हमने चेंज किया और अब इसको हम कर देंगे यहाँ पे सबमिट। पोस्ट क्रिएटेड सक्सेसफुली, ओके करा, बूम, फॉर्म भी खाली।
अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आते हैं MongoDB एटलास के अंदर और यहाँ पे आपको मैं चेक करवाता हूँ लाइव कि हमारे पास जो डाटा है वो डाटाबेस के अंदर इंसर्ट हो रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास और विंडो के अंदर ओपन है, तो यहाँ पे क्रोम ओपन करते हो, MongoDB एटलास यहाँ पे। अब यहाँ पे हम लाइव चेक करेंगे कि हमारा जो डाटा वो डाटाबेस के अंदर जा रहा है। अब यहाँ पे डाटाबेस के अंदर आएंगे और डाटाबेस के अंदर हम अपना डाटा चेक करेंगे कि जो अपने अभी डाटा अपलोड किया है हमारे पास डाटाबेस के अंदर है कि नहीं, और डेफिनेटली होगा क्योंकि हमारे पास क्वेरी सही से वर्क कर रही है। यहाँ पे ब्लॉग आ गया और यहाँ पे हमारे पास आ गया कलेक्शंस, और ये हमारे आर्टिकल वाली कलेक्शन क्रिएट होगी यहाँ पे, और जो हमने वहाँ पे डाटा दिया था वो वाला डाटा हमारे पास यहाँ पे आएगा और डेफिनेटली आएगा, ये आ गया। अभी हमने लिखा था ना बाबर इज वेब डेवलपर, ही इज लर्निंग कोडिंग रिएक्ट, और ये इमेज का नेम। तो आई होप आपको समझ आई होगी कि किस तरह से हम डाटा को इंसर्ट करते हैं, डाटा को हम React.js फॉर्म के थ्रू MongoDB डाटाबेस के अंदर Node.js की मदद से इंसर्ट करवा सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं कि आपसे ये प्रोजेक्ट कैसे लगा।